हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी सोर्सेस। जो सामाजिक सर्वेक्षण होता है उसमें जो प्राइमरी सोर्सेस की बात कल हम लोग करी थी उसको हम अब डिटेल के बात करेंगे। तो इससे पहले हम अपना टॉपिक शुरू करें उससे पहले आप हमारे जो चैनल हैं सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। प्राइमरी सोर्सेस यानी कि जो प्राथमिक तत्व होते हैं वो होते क्या हैं। जो प्राथमिक तत्व वे होते हैं जो मौलिक सूचनाएं तथा आंकड़े होते हैं जिनका संकलन पहली बार किया जाता है, यानी कि ये बेसिक नॉलेज आपको देते हैं। प्रथम बार संकलित होने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी सोर्सेस या प्राथमिक तत्व भी नाम दिया जाता है इनको। इसमें पीटर मान कहते हैं कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के आधारित तथ्य प्रदान करते हैं, अर्थात वह तथ्यों को संकलित करने लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होता है। यानी कि जिस नॉलेज को आप दे रहे हैं उस नॉलेज से संबंधित अभी तक पहले कोई बात नहीं की गई है। ये मौलिक है, एक नया नॉलेज है आपके लिए। तो ये इस तरह का मौलिक होता है, मौलिक स्वरूप इसमें विद्यमान होता है। प्राथमिक स्रोतों के वर्गीकरण की बात करें तो पीवी यंग ने इसे दो भागों में विभाजित किया हुआ है। इसमें है प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। तो जो तथ्यों के प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत क्या क्या होते हैं, कौन क्या होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तथ्य संकलन के जो प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या अध्ययन क्षेत्र में जाकर तथ्यों को स्वयं संकलित करता है या उत्तरदाताओं से संपर्क करता है स्वयं, या स्वयं क्षेत्र में जाकर उनको संकलित करता है। इसमें जो प्रत्यक्ष अवलोकन होता है या प्रत्यक्ष कह लीजिए प्राथमिक स्रोत हैं, इनको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? अवलोकन, अनुसूची और साक्षात्कार। अवलोकन क्या होता है? तो अवलोकन वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विषय से संबंधित क्षेत्र में जाकर स्वयं भी विभिन्न घटनाओं को और दशाओं को पक्षपात रहित होकर देखता है और तथ्यों को संकलित करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप किसी समूह का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप वहां जाकर स्वयं जो है उनका स्वयं अवलोकन करते हैं, उनके जीवन स्तर का, समाज जो उनकी सांस्कृतिक समारोह हैं उनका, रीति रिवाज है उनका। तो इस तरह से अवलोकन करके आप वहाँ के तथ्यों को संग्रहित करते हैं। लेकिन अवलोकन को भी तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन क्या होता है? तो अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित समूह की गतिविधियों में स्वयं भाग लेता है। यानी कि अगर वो शिकार खेलने जाते हैं तो अनुसंधानकर्ता भी शिकार खेलने जाता है। वो जो लोग जो कुछ खाते हैं वो भी वही सब कुछ खाता है ना। तो उनकी सारी जो गतिविधियां हैं वो वहाँ पर भाग लेता है। और इससे क्या होता है कि जो समूह की कुछ जो गुप्त चीज़ें होती हैं, गुप्त सांस्कृतिक तत्व हो सकते हैं या गुप्त बातें हो सकती हैं, तो वो सारी विशेषताओं का अवलोकन वो वहाँ पर कर लेता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में क्या होता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता जो समूह की गतिविधियां हैं उसमें भाग नहीं लेता है, बल्कि वह अपने समूह में ही रहता है। लेकिन समय समय पे आकर जो आपके उनके विषय से संबंधित जो भी समूह है उसमें समय समय पर आकर उसका अवलोकन करता रहता है और उससे तथ्यों को संग्रहित करता है और अपना जो स्टडी है वो कंप्लीट करता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन की तरह वो वहाँ पर उनकी जो कार्य विधियाँ हैं, उनकी गतिविधियाँ हैं, उसमें वो स्वयं भाग नहीं लेता है। असहभागी अवलोकन में जो अनुसंधान करता होता है वह ना तो इनकी जो समूह की गतिविधियां होती हैं ना उसमें भाग लेता है और ना ही जो समूह है उसके से निकट संपर्क स्थापित करता है, बल्कि क्या करता है वो अज्ञात व्यक्ति के समान ही जो समूह की गतिविधियां होती हैं उसको देखता रहता है, उसका अवलोकन
करता रहता है। अब बात करते हैं अनुसूची की। तो अनुसूची वह प्रविधि होती है, या कह लीजिए प्रश्नों की ऐसी सूची होती है जिसे लेकर अनुसंधानकर्ता जो स्वयं उत्तरदाताओं के पास जाकर प्रत्येक प्रश्न का स्वयं उत्तर भर देता है ना। वो क्षेत्र में जाता है, प्रश्नों की अनुसूची लेकर विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसकी अनुसूची लेकर जाता है, और उत्तरदाता से संपर्क करके क्वेश्चन पूछता जाता है, और उस जो उत्तर अनुसूची होती है, जो अनुसूची बनाई गई है, उसमें स्वयं ही उसको भरता रहता है। साक्षात्कार की बात करें तो इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से मिलकर अध्ययन विषय के जो विभिन्न पक्ष हैं उनसे स्पष्ट वार्तालाप करके तथ्यों को संग्रहित करता है। अब बात करते हैं तथ्यों के अप्रत्यक्ष स्रोत के। अप्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं? तो अप्रत्यक्ष स्रोत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र जो होता है उनका, उसमें जाए बिना और उत्तरदाताओं से संपर्क किए बिना ही तथ्यों को संकलित कर देता है। कैसे? तो जो अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत होते हैं उनको भी क्या किया गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसमें है प्रश्नावली। प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की सूची होती है, और इसमें उत्तरदाताओं को इस आशय से भेजा जाता है, उत्तरदाताओं को डाक द्वारा, है ना, डाक द्वारा इस आशय से भेजा जाता है कि जो प्रश्नावली है उसमें समुचित उत्तर भरकर वो वापस उसी एड्रेस से भेज देंगे जो कि अनुसंधानकर्ता ने दी है। तो इसमें जो प्रश्नावली होती है, जैसे अनुसूची होती है वैसे ही प्रश्नावली भी बनती है, लेकिन फ़र्क इतना है कि अनुसूची में जो अनुसंधानकर्ता होता है स्वयं उत्तर भरता है, जबकि प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं उत्तर भरता है, और ये डाक द्वारा प्रेषित भी होती है। अगला बात करते हैं रेडियो तथा टेलीविज़न अपील। इसके अंतर्गत विशेष अवसर कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रसारण की अपील की जाती है कि विषय कार्यक्रम से जो संबंधित जो विषय है, कोई विचार है, मान लीजिए किसी जो सामाजिक समस्या है उस पर कोई गोष्ठी आयोजित की गई है रेडियो टेलीविज़न पर, तो वहाँ पर अपील की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति इससे संबंधित कोई अपने विचार को, अपनी मनोवृत्ति या अपने जो सलाह है इस पर अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो अमुक पते पर भेज सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्तियों उस विषय से संबंधित जो विचार हैं, व्यक्तियों के विचार हैं, उनकी मनोवृत्ति हैं, उनको अध्ययन करने में यहाँ पर सहायता मिलती है। टेलीफोन साक्षात्कार की बात करें तो इस पर जो प्रविधि है उसका उपयोग तब किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता सरलता से उत्तरदाताओं से पहुंच में नहीं पाता, या उत्तरदाता उससे पहुंच से बाहर होते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे आपका कोई अभिनेता है, राजनेता है ना, राजनेता है, वीआईपी है, कोई बड़ा पद पर अधिकारी बैठा हुआ है, या ऐसा कोई शख्स है जिससे आप मिल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ क्या करेंगे कि उन चुने हुए व्यक्तियों से आप टेलीफोन से बातचीत करके आप उनसे विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी को कहते हैं टेलीफोन साक्षात्कार। अगला है प्रतिनिधि प्रविधियाँ। यह वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत एक बड़े समूह में से कुछ विशेष व्यक्तियों अथवा समूह में सूचना देने वाले दलों का चयन करके उसके द्वारा दी गई जानकारी को ही संपूर्ण समाज की प्रतिनिधि जानकारी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। ये तब होता है जब अनुसंधानकर्ता बहुत बड़े क्षेत्र को लेता है, तो इतने बड़े क्षेत्र में मान लीजिए बहुत जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो हर एक घर में जाकर या हर व्यक्ति को तो आप नहीं पूछ सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्तियों को वो चुन लेता है जो अपने समूह के बारे में, उनकी रुचियों, उनकी मनोवृत्तियों, विचारों के बारे में पूरी तरह से ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। तो वह उन्हीं व्यक्तियों को चुनकर उनसे अपने जो तथ्य हैं एकत्रित कर लेता है, और उन्हीं तथ्यों को पूरे समूह पे लागू कर देता है कि यही समूह के विचार हैं, मनोवृत्तियाँ हैं। प्राथमिक स्रोत के अगर गुणों की बात करें तो जो प्राथमिक स्रोत होते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं? तो प्राथमिक स्रोतों के द्वारा अनुसंधानकर्ता संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो अवलोकन होता है उसके द्वारा वह प्रमाणिक निष्कर्ष भी दे सकता है, क्योंकि वो स्वयं जाता है ना, अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके वो अवलोकन करता है, तो जो जानकारी होती है वो गलत नहीं होती हो सकती है, तो वो प्रमाणिक होती है।
अगला है कि प्रत्यक्ष स्रोतों से अध्ययन संबंधित पक्षों में परिवर्तन अथवा संशोधन की यहाँ पर गुंजाइश होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि उसने ऐसे तथ्य एकत्रित कर लिए हैं, बाद में उसे पता चलता है कि जो उसने अपने विषय में संबंधित उसने नहीं जोड़ा था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो उसने विशेष में अपने जोड़ा था वो पक्ष कम महत्वपूर्ण है, तो वह उस पर वो संशोधन कर सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा जो उसको लगते हैं इम्पोर्टेंट ये यहाँ पर होना चाहिए पक्ष, तो वो उसको ले सकता है और कम महत्वपूर्ण पक्षों को इग्नोर भी कर सकता है। अगला है प्राथमिक स्रोत विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इनकी जानकारी गलत जानकारी की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि अवलोकन के द्वारा वह स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। प्राथमिक जो तथ्यों के संकलन में अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं और उनके व्यवहारों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अगला है प्राथमिक स्रोत द्वारा व्यापक क्षेत्र में फैले उत्तरदाताओं से कम समय में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। कम समय में कैसे? प्रश्नावली होती है, प्रश्नों की एक साथ बहुत सी आप कॉपी बना लीजिए और उनको प्रत्येक व्यक्ति साथ एक साथ पोस्ट कर दीजिए, तो आपको क्या होगा, कम समय में बहुत लोगों की से जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ प्रश्नावली माध्यम से आप इसका प्रयोग करके कम समय में अधिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है प्राथमिक स्रोत में अध्ययनकर्ता अवलोकन के द्वारा अनेक गुप्त तथा अमूर्त घटनाओं का भी अध्ययन कर सकता है। बताया ना, सहभागी अवलोकन में क्या करता है, स्वयं पार्टिसिपेट करता है। जब पार्टिसिपेट स्वयं को करता है तो जो जानकारी हमें वो स्वयं नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस पार्टिसिपेट जब हम करते हैं या उस गतिविधि में जब अनुसंधान करता भाग लेता है तो उसे बहुत सी उस समूह की विशेषताएं, उसकी गुप्त जानकारियां, उसकी गुप्त रीति रिवाज, ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। यह जो विधि होती है प्राथमिक स्रोत, ये कम खर्चीली विधि होती है। इसके एक समय में अनेक प्रकार के तथ्यों को संकलित किया जा सकता है। प्रश्नावली है ना, टेलीफोन साक्षात्कार है, इन सब जो माध्यम बताए गए हैं इनसे कम समय में बहुत सी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। प्राथमिक जो स्रोत होते हैं उनके दोष क्या हैं? तो इसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है कि किसी समूह के प्रति, किसी जो समुदाय है उसके प्रति पूर्वाग्रह से प्रभावित हो, और तो वो क्या करता है उस विषय से संबंधित जो जानकारी है उसको तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। अगला है, इसमें अनुसंधानकर्ताओं को इतनी स्वतंत्रता मिलती है कि वो उसमें जो अपने तथ्य हैं उसमें परिवर्तन कर लेता है। संशोधन की बताया ना गुंजाइश होती है, तो कभी कभी इस तरह की संशोधन में जो स्टडी होती है उसमें वस्तुनिष्ठता की कमी आ जाती है। अगला है कि इसके अंतर्गत केवल वर्तमान तथ्यों का अवलोकन किया जाता है, क्योंकि प्रश्नावली लीजिए, सूची ले लीजिए, जितने भी आपको माध्यम बताए गए हैं, इसे वर्तमान जो चीज़ें हो रही हैं, वर्तमान जो मनोवृत्तियां हैं, विचार हैं, उनकी जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन अतीत में क्या था उसके बारे में यहाँ जानकारी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः एक व्यक्ति द्वारा अध्ययन करने में कठिनाई यहाँ पर हो सकती है। प्राथमिक स्रोतों को सफलतापूर्वक तभी उपयोग किया जा सकता है जब अनुसंधानकर्ता समुचित रूप से प्रशिक्षित हो, है ना। प्रशिक्षण के अभाव में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब तक वो प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक वो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा पाएगा। तो क्या होगा, जो अध्ययन है आपका वहाँ पर वो अपनी कभी कभी अपनी जो व्यक्ति होता है जब प्रशिक्षित नहीं होता है तो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा पाता है। तो समूह से संबंधित हो सकता है, जिस समूह से संबंधित वो जानकारी प्राप्त या तथ्य संकलित कर रहा हो वो उससे रिलेट कर ले खुद को, और रिलेट करने के बाद जो तथ्य होते हैं उसकी भावनाओं से प्रभावित होकर वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर सकता है, या उसमें गलत जानकारी या वो उसको गलत तरीके से पेश कर सकता है, या फिर इस गलत चीज़ों को इस तरह से पेश करे कि वो न्यायसंगत प्रतीत हों। तो इस तरह की जो भावनाएं होती हैं उन पर काबू करने के लिए अनुसंधानकर्ता को प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक होता है। तो आज हमने पढ़ लिया कि प्राथमिक जो स्रोत होते हैं वो होते क्या हैं, उनके माध्यम क्या हैं, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती हैं। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम बात करेंगे सेकेंडरी सोर्सेज की, तो कल का वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। तो उससे पहले हम क्लास ख़त्म करें तो आप मेरे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ हमारी क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।